अगर मुसलमानों की अक्सरियत के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अक्सरियत बसती है, बिहार के अंदर अक्सरियत है। ये इलाका शायद मालदा का है, वहाँ पे है। और सारे जितने भी देश के अंदर रोहिंग्या और इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशियों को आधार कार्ड और बाकी पहचान पत्र देने की बात जब आती है तो जहाँ भी पकड़े गए हैं पूरे भारत में ये लोग, इनके आधार कार्ड सब वहीं के बने हुए मिलते हैं। ये स्थिति जो है बहुत गंभीर है। कौन किस रूप में किस तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाए, इस तरीके के अनासर जो हैं इन लोगों के द्वारा की जाती है। इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं हमारी विपक्षी पार्टियां शामिल होती हैं, चाहे वोट बैंक के लिए घुसपैठ करानी हो। उम्मीद है कि बांग्लादेश के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होगा डेमोक्रेटिक तरीके से। अभी तो अवैध तरीके से सरकार बनी हुई है। भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहाँ पे ट्रांजिट रूट्स जो दिए थे वो सब बंद कर दिए हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं उस परेशानी पर जो भारत में आपको समय समय पर नज़र आती है। भारत में कभी भी कोई भी संवैधानिक बदलाव होता है तो हम देखते हैं कि विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, फिर उसके बाद में वो विरोध प्रदर्शन कब हिंसा में बदल जाता है ये पता ही नहीं चलता। और बीते कुछ सालों में ये पैटर्न लगातार हमें देखने के लिए मिला है। और अब जबकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट यानी कि जो कानून बन चुका है, वक्फ एक्ट 2025 आया, उसने कानून का रूप लिया, उसके बाद से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं वो भी गैर बीजेपी शासित राज्यों में, इसके पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि हाफ फ्रंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। जो जनरल रावत ने बात कही थी 2.5 फ्रंट वॉर को लेकर, इससे ही जुड़े कई सारे सवाल हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। कलन दानवीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते सर, भारत में जब भी इस तरह का कोई भी बदलाव होता है संवैधानिक, तो हम इस तरह के विरोध प्रदर्शन देखते हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार है, आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। अब बंगाल में जिस तरह से सर मुर्शिदाबाद में कई दिन तक लगातार हिंसा भड़कती रही, मालदा की बात करें, मुर्शिदाबाद, जिस तरह से वेस्ट बंगाल जल रहा है, बंगाल में स्थिति ख़राब हो रही है, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ क्योंकि जुड़ा हुआ है और वहाँ पे कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको लेकर आप मेरे से कहीं बेहतर उन चीज़ों को समझते हैं। किस तरह से सर आप इस पूरी स्थिति को देख रहे हैं? क्या एक बड़े ख़तरे का ये अंदेशा है बड़े आने वाले समय में? देखिए, जो अभी बंगाल में हुआ, देखिए वक्फ एक्ट अमेंडमेंट हुआ है और अगर मुसलमानों की अक्सरियत के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अक्सरियत बसती है, बिहार के अंदर अक्सरियत है। लेकिन दंगा बंगाल में हो रहा है और बंगाल में जो दंगा हुआ उसके 24 घंटे के बाद बांग्लादेश के अंदर कोई जमात है जो कहती है कि भारत के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट हुआ है उसके ख़िलाफ़ वो भारतीय सिफारखाने के सामने विरोध करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो वो एक अलग डायमेंशन है जो इसके साथ जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इसकी आप गंभीरता के लिहाज से बात करें तो आपको याद होगा कि कैसे अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर टीएमसी सरकार का हवाला देते हुए और बॉर्डर फेंसिंग के उसके परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कहा कि इतनी लंबी बॉर्डर है, पूरी जगह फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा कुछ 100 किलोमीटर का इलाका है जहां पर बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुई है। और ये इलाका शायद मालदा का है मेरे ख्याल से, अगर मेरे को अच्छी तरह याद हो, उन्होंने शायद यही डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया था कि वहाँ पे है। और सारे जितने भी देश के अंदर रोहिंग्या और इलीगल घुसपैठिए बांग्लादेशियों को आधार कार्ड और बाकी पहचान पत्र देने की बात जब आती है तो जहाँ भी पकड़े गए हैं पूरे भारत में ये लोग, इनके आधार कार्ड सब वहीं के बने हुए मिलते हैं। तो यानी कि ये स्थिति जो है बहुत गंभीर है। कौन किस रूप में किस तरीके से ये बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाए, भारत की संवैधानिक प्रक्रिया जिसको जो इलेक्शन जो एक बहुत अहम हिस्सा है इस प्रक्रिया का, उसके अंदर दखल देना, डेमोग्राफिक शिफ्ट करके वोट्स को इन्फ्लुएंस करना,
आतंकवाद को फैलाना और जो सिस्टम है उसको सबवर्ट करना। आए दिन ट्रेनों के ऊपर महंगी और जो शानदार ट्रेनें हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी की घटनाएं हों या और इस तरीके की घटनाएं, तो ये सारे जो चीज़ें जो अंजाम दी जाती हैं वो मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस तरीके के अनासर जो हैं इन लोगों के द्वारा की जाती है। और इस चक्कर में जो आम जो मुसलमान है जो सदियों से यहाँ रह रहा है उसकी बेचारे की दुविधा जो है वो बढ़ जाती है। अब पूरे के पूरे मुसलमान उस बिल्कुल रेडार पे आ जाते हैं। अब सवाल सर ये है कि हम सब जानते हैं कि पहले तो और इस पूरी साजिश में कहीं ना कहीं हमारी विपक्षी पार्टियां शामिल होती हैं, चाहे वोट बैंक के लिए घुसपैठ करानी हो। कई सारे सीमावर्ती राज्यों में सारी ख़ास तौर से होता है। अब वो सिर्फ सीमावर्ती राज्यों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि अलग अलग देश के महानगरों में इन घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। तो सर ये तो मालूम होता है कि जिनके आधार कार्ड बन रहे हैं, जिनको प्रॉपरली रोहिंग्या के जम्मू कश्मीर में बस जा रहे हैं, तो बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है। सरकार का इन सारी चीज़ों को लेकर रुख आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि सर आप आर्म फोर्सेस में रहे देखिए, हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। बड़ा सिंपल इसका इलाज है और इसका इलाज पॉलिटिकल रास्ते से निकलेगा जी। बंगाल के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन के बाद ये बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद में एनआरसी लागू होगा जैसे असम में हुआ और वहाँ पर शिनाख्त की जाएगी, इलीगल लोगों को वहाँ से भगाया जाएगा और उनके वोटर आई कार्ड और बाकी चीज़ें जो होंगी वो रद्द होंगी। तो ये कार्रवाई वहाँ से शुरू होगी और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी मुसलमान हो, उनको चिन्हित करके डिपोर्ट किया जाएगा और ये कार्रवाई होना लाजमी है। इसका पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर हो चुका है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे अवैध रूप से आए हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित किया है। तो ये कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी और इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे आसाम के अंदर शांति है, जैसे उत्तर प्रदेश में शांति है, जैसे बिहार में भी तकरीबन शांति है, इसी प्रकार से बंगाल में भी शांति स्थापित होगी और ये पूरा मामला जो है स्ट्रीमलाइन होगा। और साथ के साथ जितने भी जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको ये भी बताना पड़ेगा कि वक्फ का जो परिवर्तन है, जो अमेंडमेंट है, ये उनके मफाद में है, उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, सिस्टमेटिक होगा। आप मेरे से बेहतर जानती हैं इन चीज़ों को जी। जैसे बाकी मुस्लिम ममालिक के अंदर है, अकाउंटेबिलिटी है, तो वो हमारे भारत में नहीं है, तो ये सब यहाँ पर होगा। बड़ा दुख लगता है कि जैसे वो आपके इमरान मसूद हैं, आप ही के इलाके से आते हैं शायद, जी बिल्कुल, हमारे नज़दीक से हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो वो एकदम बदली कर देंगे, द्विम दर्जे का बता दिया है उन्होंने। तो खैर बहरहाल, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये भी एड्रेस होंगी। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत अहम हिसाब किताब है। और उम्मीद है कि बांग्लादेश के अंदर भी सत्ता परिवर्तन होगा डेमोक्रेटिक तरीके से। अभी तो अवैध तरीके से सरकार बनी हुई है, तो देखें आगे क्या होता है। बिल्कुल सर, ये जो आपने बांग्लादेश की और वेस्ट बंगाल दोनों ही की बात की है, वेस्ट बंगाल में भी जो आम लोग हैं, ख़ासतौर से जो बंगाली हिंदू हैं, वो डेस्परेटली चेंज डिमांड करते हैं और उनकी जो समस्या है वो यही है कि वो कहते हैं कि हम कितना भी खामोशी से बीजेपी को वोट करें, लेकिन जो इलीगल जो घुसपैठ की बात करते हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग संख्या में कम पड़ जाते हैं। अब फिर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जो एक आंदोलन छिड़ा था छात्रों का, उससे उनको लगा था कि वो बड़ा कोई परिवर्तन ले आएंगे, एक आंदोलन छिड़ गया है। लेकिन जो इंटरिम केयरटेकर हैं बांग्लादेश के यूनुस, उन्होंने जिस तरह के डिसीजंस लिए, भारत के साथ बेहतर रिश्ते बांग्लादेश के थे और भारत ने काफ़ी उनको इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन भी किया। आज़ादी तो एक है ही, तो उससे अब जो बदलाव हो रहे हैं, भारत के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उससे आम जो बांग्लादेशी है उस पर असर पड़ रहा है और अब वो बदलाव मांग रहे हैं। उनको समझ में आना है कि जो शेख हसीना कर रही थी वो बेहतर था। तो ऐसे में सर शेख हसीना की वापसी हो सकती है और वेस्ट बंगाल में भी कुछ और हमें परिवर्तन नजर आ सकता है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर किसकी वापसी होगी ये तो मैं नहीं कहूँगा। मैं ये चाहूँगा कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हो
और जो भी कोई जीत के आए वो सर अपनी पर सरकार शेख बनाए। हसीना तो इलेक्टेड पीएम वही है। हाँ, तो वो इलेक्टेड पीएम है, लेकिन अब जबरन तो उनको हम नहीं भेज सकते जब तक कि वहाँ जी, के जी, of लोग course, और आवाम favorable conditions नहीं होंगे तो। ना उनको एक्सेप्ट करें। तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन तो अब यही है कि उनकी वापसी हो बांग्लादेश के अंदर, और उनको भी मौका मिले इलेक्शन लड़ने का, और सब लोग इलेक्शन लड़े, जमहूरियत फिर से कायम हो और वहाँ पर स्टेबिलिटी आए। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहाँ जी। पे ट्रांजिट रूट्स जो दिए थे वो सब बंद कर दिए हैं। बिल्कुल सर। और भी कई चीज़ें हैं बड़े जिसके ऊपर कदम शिकंजा भारत कस रहा है। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमसे बदतमीज़ी करते रहें और हम आपको गुलाब जामुन खिलाते रहें, तो ये नहीं हो पाएगा। और मेरे ख्याल से शायद हम अपनी कार्रवाई वहाँ करने लगे हैं। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, मेरे जो बंगाली मित्र हैं उनका ये कहना है कि अब वहाँ पर बदलाव होने वाला है। वहाँ पर लोगों को पूरा खेल समझ में आ गया है, और ममता बनर्जी को भी ये बखूबी समझ में आ गया है। इसीलिए ये इस तरीके के ऑर्गेनाइज स्टेट स्पॉन्सर्ड जो राइट्स हमने मुर्शिदाबाद में भी देखे हैं, ये देखने को मिले। ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स का एक पहलू है, लेकिन वो भी पहलू जो है ये भी गलत पासे पर पड़ गया है, और ये सबको समझ में आ रहा है। तो सिचुएशन वहाँ बिल्कुल बदलेगी। बिल्कुल सर, क्योंकि जो उन्होंने विरोध आंदोलन कराया था, वो उस सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, शायद ममता बनर्जी को भी उसकी उम्मीद नहीं होगी, और वो कब उनके लिए ही भारी पड़ जाए ये भी कहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बिहार में चुनाव नज़दीक है। सर, हम घुसपैठ पे बात कर रहे थे। भारत में जो घुसपैठ है उसमें ज़्यादातर लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है। रोहिंग्या को लेकर भी वो कहते हैं कि नहीं, देखिए आप रोहिंग्या को नहीं निकाल सकते, यूएन का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ह्यूमन राइट वायलेशन एंड ऑल। खुद अपने देश से अफगानियों को निकाल रहे हैं बेसरो सामान। दूसरी तरफ वो गाज़ा जाने के लिए एक मौलाना ने ऐलान किया है कि 200 मौलाना भी इकट्ठे हो जाएंगे तो हम सब मिलकर गाज़ा में लैंड करेंगे और इजराइल के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। तो ये सर हिपोक्रेसी क्यों नज़र नहीं आती? वो क्यों नहीं ले जाते सारे रोहिंग्या को अपने पास? अफगानियों को तो निकाल रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाई, जिस शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, वहाँ पर उन अफगानियों के बल पर उन्होंने कितने अरबों खरबों रुपए खाए, अपनी तिजोरियां भरी वहाँ पे फ़ौजियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जर्नलिस्ट ने, और आज उनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो उनको फेंक रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये अफ़गानी हैं और ये बदला ज़रूर लेंगे। उनके एक मिनिस्टर ने अभी पीछे धमकी भी दी थी कि अफ़गान बदला ज़रूर लेता है और उसकी याददाश्त बहुत तगड़ी होती है, बहुत दूर तक सोचता है और बहुत समय तक वो अपने जहन में, दिलो दिमाग में उस चीज़ को रखता है। तो वहाँ पे पाकिस्तान का हल तो निकल जाएगा वहाँ पर। और ये जो मौलाना साहब हैं, आई विश ये आपका वीडियो देखें। मैं तहे दिल से उनसे अपील करूँगा कि आप जितने ज़्यादा पाकिस्तानी अपने साथ गज़ा ले जा सकें, आप प्लीज़ ले जाएं। और अगर आपकी तरफ से हमें यहाँ पे चंदा इकट्ठा करना पड़े, क्या बोलते हैं उर्दू में, अतिया, जी सर, तो वो इकट्ठा करना पड़े तो वो हम इकट्ठा करके आपको देंगे। हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम और बड़ी से बड़ी तादाद में गज़ा जाएं और इज़राइल का मुकाबला ज़रूर करें इंशाअल्लाह। सर मुझे हंसी आ रही है, मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ इसके आगे, क्योंकि सर प्रॉब्लम यही है कि जब हम मुस्लिम किसी मुल्क की बात करते हैं या कुछ इस तरह के इश्यूज़ की बात करते हैं तो उम्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन उम्मा वाला कॉन्सेप्ट फिर अफ़गानिस्तान में आके फ़ेल हो जाता है, फिर बांग्लादेश में भी फ़ेल हुआ। हमने देखा आज बांग्लादेशी वो सारा कुछ भूल के दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन सर वो दिन दूर नहीं है, सत्ता बदलेगी, फिर वही हालात हो जाएंगे। और भारत और पाकिस्तान की बात करते, और पाकिस्तान सबसे बड़ी बात यह है, अफ़गानिस्तान का मैंने आपको हवाला दिया, टीटीपी चाहती है और तालिबान भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो शासन है वो इस्लामिक निज़ाम आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उतना इस्लामिक निज़ाम नहीं है जितना टीटीपी चाहती है। तो सवाल ये है कि वो ख़ुद को इतना इस्लामिक साबित करने के लिए जो गज़ा जा रहे हैं कि वो मोहम्मद बिन सलमान से भी ज़्यादा इस्लामिक हैं। तो सऊदी अरेबिया और यूएई ने तो बैन कर दिया है कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में कोई एहतजाज
बिल्कुल। और कोई किसी मस्जिदों में बात नहीं होगी, कोई मस्जिदों में बात नहीं होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने सर ये काफी पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे यहाँ पर कोई भी पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो। उर्दून में भी ये इसी तरीके का ब्लैंकेट वो है जी। तो ये सारी चीजें हो गई। इजिप्ट वो कह रहा है कि हमारे पास आना नहीं, तो ये सब मुस्लिम नहीं है, सारे मुसलमान पाकिस्तान के अंदर हैं। और मौलाना जो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अंबर कि ये काश हमारा ये वीडियो देखे और वो बोले कि भारत से एक हिंदू कर्नल हमको मोटिवेट कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम तादाद में पाकिस्तान से लोगों को लेकर गजा जाए और बिल्कुल जाए। कई सारे नाम भी आ रहे हैं मेरे जहन में कि उनको जरूर ले जाएं लेकिन अब वो नाम लिए नहीं जा सकते। सब पता नहीं अब किन नामों की आप बात कर रहे हैं। ऐसे हैं कुछ नाम, कुछ लड़ने वाले नाम हैं, कुछ वेल फॉरगेट इट। तो ऐसे लोगों को लेके जाए, वहाँ लड़े। लेकिन सर मैं आप थोड़ा सा और आपको मुद्दे की तरफ लेकर आना चाहूँगी। सर जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है और जिस तरह से बांग्लादेश और चाइना के बीच दोस्ती हो रही है और पाकिस्तान चाइना का संबंध हम सब जानते हैं, तो ऐसे में सर ये भी बात सामने आ रही है कि जो कुछ हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ये सारा कुछ इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना है, क्योंकि भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ट्रेड और टैरिफ वॉर जो है उसके बीच में भारत पे उसका कोई ख़ासा असर नज़र नहीं आया है और भारत उस ट्रेड डिफिसिट को घटाने के लिए भी उन्होंने गोल्ड और जितने भी प्रेशियस मेटल स्टोन्स हैं वो यूएस से ख़रीदने का भी उन्होंने प्लान किया है। तो ऐसे में सर टैरिफ वॉर का उतना असर भारत में नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में साजिश चाइना और पाकिस्तान की भी यहाँ पर कही जा रही है कि जो कुछ स्थिति है ताकि भारत की बांग्लादेश की कि अपने बंगाल की, सर बांग्लादेश और हमारे बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल की बंगाल की स्थिति खराब करने में, देखिए बंगाल की स्थिति खराब करने में बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना का संबंध नजर आ रहा है। देखिए जहाँ तक हमारे बंगाल का सवाल है, यहाँ एक मूर्ख मुख्यमंत्री है जी और बहुत ही सेल्फिश किस्म की जमात है जी और गुंडागर्दी में अव्वल है। सब लोग हैरान परेशान हैं उनसे। तो इनसे बड़ी साजिशकार कोई नहीं है। उसके अलावा जब इस तरीके के मूर्ख आपको मिल जाएं तो फिर आपको सहयोगी भी बहुत मिल जाते हैं जी। और सहयोग देने के लिए चाइना और पाकिस्तान, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल पक्का वहाँ से शय मिलती होगी। और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ यूनिस वैसे नोबेल पीस प्राइज़ लेके पहुँचे हुए हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि चाइना को कि तू चिकन स्नैक ले ले और फिर सीधा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स को देने की बात कर रहे हैं। इतनी गलत फहमी यूट्यूब के रील्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम के रील देख देख के दिमाग ख़राब हो गया है। इनको ये मालूम नहीं है कि ये सिर्फ पलक झपकते ये सफाया हो जाएगा इनका। ये भूल चुके हैं। और वैसे यूनुस साहब तो काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी हैं, इनको तो बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि मात्र 16 दिन में 90,000 गाजियों ने अपनी पैंटें उतार दी थी, हथियार नीचे रख दिए थे। जो गजा में लड़ना चाह रहे हैं 71 में वो क्या किए थे सबको और वो जो आज उनके जो बच्चे और पोते और नातियां जो गजा जाना चाह रहे हैं वो लोग थे। तो ये फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा और गलत फहमी है, अपने देश को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और जहाँ तक ममता दीदी का सवाल है, मरने के बाद भी उनकी आत्मा को चैन नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देश से गद्दारी करी है, उन्होंने अपने प्रदेश से गद्दारी करी है, उन्होंने भारतवासियों से गद्दारी करी है। तो उसका खामियाजा वो या तो अभी भुगतेंगी या जब वो उनका स्वर्गवास हो जाएगा तब शायद उनकी आत्मा भटकेगी, शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। सर मैं कुछ मन में आ रहा है बट मैं बोल नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं। एक फिल्मी डायलॉग आ रहा था बट मैं बोलना नहीं चाहूँगी। खैर तो सर वो तो खैर कहते हैं कि जो किया है वो इस दुनिया में ही भोग कर जाएंगे, कर्म अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब। और वो तो काफिर, उन्हें जन्नत भी नहीं मिलेगी। लेकिन सर वो उनको कहते हैं वो मुमताज़ बानो हो गई हैं तो उनको जन्नत शायद मिल ही जाए, तो उनको जन्नत मिल सकती है। वो बहुत शिद्दत से काम कर रही हैं तबलीग का और ये सारा, तो उनको मिल जाएगी सर। तो आप फिक्र ना करें, ममता दीदी की जन्नत पक्की है जी। तो सर वेस्ट बंगाल की स्थिति पर हम बात कर रहे थे, जिस तरह से हालात नज़र आ रहे हैं। बीते दिनों ममता दीदी जब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ख़राब हुए और शेख हसीना का आउस्टर हुआ तो थोड़ा सा उस समय उनके सुर ढीले नज़र आ रहे थे। उनको लग रहा था कि कहीं वेस्ट बंगाल की स्थिति ख़राब ना हो जाए, तो केंद्र सरकार पे थोड़ा सा उन्होंने सुरक्षा को लेकर
थोड़ा सा भरोसा दिखाया था, उन्होंने कहा था कि यू लुक इनटू इट। लेकिन अब वो विदेश गई, विदेश के बाद से लंदन गई थी वो बीते दिनों, उसके बाद से ही उनके सुर फिर से वही नजर आए। तो क्या सर विदेश से कोई टूल किट है जो आती है बार बार जब भी कोई ऐसा अमेंडमेंट होता आपने है? वो देखा होगा, वो वहाँ पर पार्क में वो उल्टी चल रही थी, वो आपका एक बड़ा वीडियो, जी सर। तो आप उसे समझ जाए कि वहाँ पे उन्होंने उल्टी चाल सीखी चलना है, सीखी, ओके। और उसका वीडियो भी वायरल हुआ। और कोई बड़ी बात नहीं है कि वहाँ पे आका मिले हों जी, क्योंकि सर राहुल गांधी भी जाते हैं विदेश, फिर ममता दीदी अब भी राहुल जाती हैं, फिर गांधी उसके किस बाद सर चीज के लिए जाते हैं ये मालूम नहीं, लेकिन सर, मेरे ममता कहने दीदी का जब मतलब गई ये कि तो जब उल्टी भी- चलती हुई नजर आई। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मैं उससे लेकिन relate कर राहुल पा रही गांधी उल्टे चलते हुए नजर नहीं आए, वो उल्टा बोलते हुए नजर आते हैं। जी। तो सर कोई चलता है, कोई बोलता है, दोनों को अब जिसका जो जो अच्छा कर लेता है वो वही कर सकता है। सवाल सर ये है कि कनेक्शन होता है, विदेश जाते हैं फिर उसके बाद देश में ऐसा कुछ हो जाता है, तो सर कुछ तो कनेक्शन है कि टूल किट लाते हैं, फिर वैसा ही बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल पैटर्न नजर 100%, आता वही है। वहाँ से आइडियाज़ लेके आते हैं, दिशा निर्देश लेके आते हैं, पैसा लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। वहाँ पर आसानी से पाकिस्तानी भी मिल सकते हैं, बांग्लादेशी भी मिल सकते हैं, अमेरिकी भी मिल सकते हैं, वहाँ पर अलग अलग किस्म के लोग मिल सकते हैं, अंकल आपको। सोरोज भी मिल सकते हैं। हाँ, और सब विदाउट सर्वेलेंस मिल सकते हैं। बिल्कुल अदरवाइज तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आता है ना। बिल्कुल। तो बेहतर है कि जहाज़ पकड़े जाएं, उल्टा चलें, वीडियो बनाएं और साथ के साथ ये कार्यक्रम भी कर लें। बिल्कुल। तो सर बड़ी अफसोस की बात है कि जो राजनेता जिन पर देश की जनता देश की सुरक्षा और देश के विकास का भरोसा जताती है और ये उम्मीद करती है कि हमें और हमारे देश को आगे ले जाएंगे और हमारा दिशा निर्देश या नेतृत्व हमारा करेंगे, वो किस तरह से सत्ता के लालच के लिए देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और किस तरह से लोगों को भटकाकर वर्गलाकर सड़कों पर उतारते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और कब वो विरोध दंगे में परिवर्तित हो जाता है आम लोगों को इसका पता नहीं चलता। और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दंगों को भड़काते हैं। दिल्ली दंगे से गुजर चुकी है, ऐसा कई प्रदेशों में नज़र आता है। सवाल ये है कि इस तरह के कृत्यों पर हम कब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे अपने राजनेताओं की? ये बड़ा अहम सवाल है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सवाल है, और ये मुद्दा आज हमने आज की चर्चा में शामिल किया और उस पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े रहे कर्नल दानवीर सिंह। और सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और सभी अहम आपने बिंदु हमारे साथ साझा किए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।